आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहा जाए तो थोड़े बेचैन कर देने वाले आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मंदी यानी रिसेशन के बारे में तो हम सब ने सुना है, जहां कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। लेकिन आज की हमारी चर्चा सिर्फ एक अस्थायी आर्थिक गिरावट के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस स्थिति की जहां पूरी की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाती है और एक मंदी, महामंदी या डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प कहावत है, मंदी तब होती है जब आपके पड़ोसी की नौकरी जाती है, लेकिन महामंदी तब होती है जब आपकी खुद की नौकरी चली जाती है। सुनने में भले ही ये सिर्फ शब्दों का खेल लगे, लेकिन असल में ये उस जमीनी और कड़वी सच्चाई को बयां करता है जो किसी भी बड़े आर्थिक संकट के दौरान आम इंसान महसूस करता है। अब देखिए, अगर हम किताबों की बात करें ना, तो अकादमिक दुनिया में मंदी को आमतौर पर लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में होने वाली गिरावट के रूप में मापा जाता है। इसमें लोगों की मानसिकता ये होती है कि बस थोड़ा खर्च कम करना है, थोड़ा बेल्ट कसना है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महामंदी इससे बिल्कुल अलग है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। ये एक ऐसा दौर है जहां पूरी व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाता है। समाज का ताना बाना बिखरने लगता है और लोगों को लगने लगता है कि अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। हमारा पहला हिस्सा है द डाउनवर्ड डिफ्लेशनरी स्पाइरल, यानी अपस्फीति का वो भंवर जो सब कुछ नीचे की तरफ खींचता चला जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं कि कैसे एक झटका धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को खोखला कर देता है। 1929 को ही ले लीजिए, जब शेयर बाजार क्रैश हुआ और संपत्तियों की भारी बिकवाली शुरू हो गई। इसके ठीक बाद 1930 में ग्रामीण बैंकों का दिवाला निकलने लगा और पूरे सिस्टम में एक दहशत सी फैल गई। फिर 1932 आते आते तो अर्थव्यवस्था अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जहां लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए और पूरा का पूरा बैंकिंग ढांचा ही ठप पड़ गया। और यहीं पर ना उस दौर की एक बहुत ही अजीब सी मानसिकता देखने को मिलती है, जिसे लिक्विडेशनिज्म कहा जाता था। ये एक ऐसी आर्थिक थियरी थी जिसका मानना था कि अर्थव्यवस्था को बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उनके हिसाब से महामंदी एक अच्छी दवा की तरह थी, जो बाजार में हुए खराब निवेश, अकुशल श्रम और रियल एस्टेट की सड़ांत को धो डालती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सब कुछ अपने हाल पर छोड़ देने की इस सोच ने हालात सुधारने के बजाय दहशत को कई गुना और बढ़ा दिया। मशहूर अर्थशास्त्री इरविंग फिशर ने इस पूरी चेन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाया था, जिसे डेब्ट डिफ्लेशन कहा जाता है। होता क्या है कि सबसे पहले कर्ज चुकाने के दबाव में लोग घबराहट में अपनी संपत्तियां बेचने लगते हैं। इससे सिस्टम में पैसा कम हो जाता है और मुद्रा की आपूर्ति सिकुड़ जाती है। इसके बाद एक दिवालियापन के मामले सामने आते हैं और लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। आखिर में कीमतें बेतहाशा गिरने लगती हैं और अर्थव्यवस्था एक ऐसे भंवर में फंस जाती है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द जनरेशनल ग्राइंड, यानी पीढ़ियों पर पड़ने वाला इसका गहरा और लंबा असर। देखिए, जब पूरा का पूरा सिस्टम फेल होता है ना, तो हर उम्र के लोगों पर इसकी मार बिल्कुल अलग तरीके से पड़ती है। युवाओं के लिए शुरुआत में ये भारी बेरोजगारी की तरह दिखता है, लेकिन लंबी अवधि में वे एक खोई हुई पीढ़ी या लॉस्ट जनरेशन बन जाते हैं, जो शिक्षा या औपचारिक रोजगार से पूरी तरह कट जाते हैं। वहीं अधेड़ उम्र के कर्मचारियों को शुरुआत में लगता है कि बस कुछ समय के लिए नौकरी गई है, लेकिन आगे चलकर यही चीज कम कमाई, तलाक और यहां तक कि मृत्यु दर में वृद्धि जैसी खौफनाक हकीकत में बदल जाती है। NBER का डेटा अगर हम देखें तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला पैटर्न नजर आता है। जिन युवाओं ने 1982 की मंदी के दौरान ग्रेजुएशन किया, उनकी कमाई में शुरुआत में गिरावट आई। 10 साल बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ वापस पटरी पर आ गया है। लेकिन असली झटका तब लगा जब 15 से 20 साल बाद अपने मध्य 40वें वर्ष में उनकी कमाई में अचानक फिर से एक बड़ी गिरावट देखी गई। और इसका असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। इसकी वजह से विवाह दर में कमी आई और तलाक के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई। और ये कोई छोटी बात नहीं है। डेटा एक बहुत ही कड़वी और निष्पक्ष सच्चाई बयां करता है। लगातार गिरते सामाजिक और आर्थिक स्तर का सीधा संबंध अधेड़ उम्र में मृत्यु दर बढ़ने से है। इसमें न सिर्फ शारीरिक बीमारियां शामिल हैं, बल्कि वो दुखद स्थितियां भी शामिल हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में निराशा से होने वाली मौतें या डेथ्स ऑफ डिस्पेयर कहा जाता है। खास तौर पर कुछ विशेष जनसांख्यिकीय समूहों में ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता है। इस लंबे खिंचते संकट में ना हमें समाज में 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं।
एक तरफ होता है कॉर्पोरेट ऑप्टिमिस्ट, जिसे लगता है कि बाजार बस कुछ समय के लिए गिरा है और पुरानी व्यवस्था जल्दी लौट आएगी। लेकिन दूसरी तरफ होता है ब्लू कॉलर रियलिस्ट, जिसे सच्चाई का बहुत जल्दी एहसास हो जाता है। जब उसे समझ आता है कि पुराना वाला नॉर्मल अब कभी वापस नहीं आएगा, तो वो मजबूर होकर औपचारिक करियर के सपने छोड़ देता है और गुजारे के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे गिग वर्क की ओर मुड़ जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, द इनफॉर्मल इकोनॉमी शिफ्ट, यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव। जब हम इनफॉर्मल इकोनॉमी या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों को लगता है कि यह सिर्फ कोई गैरकानूनी गतिविधि है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जो सरकारी नियमों और टैक्स के दायरे से बाहर काम करता है। जब आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह फेल हो जाता है, तो यही अनौपचारिक या अंडरग्राउंड क्षेत्र लाखों लोगों के लिए जीवन यापन का सबसे बड़ा और अहम सहारा बन जाता है। 60%, जी हाँ 60%, ये नंबर अपने आप में हैरान करने वाला है। ये आंकड़ा इस बात पर जोर देता है कि आज पूरी दुनिया के कुल वर्कफोर्स का आधे से ज्यादा हिस्सा अपनी रोजी रोटी के लिए इसी अनौपचारिक रोजगार पर निर्भर है। अगर हम इसे दुनिया के पैमाने पर देखें, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अफ्रीका में यह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था लगभग 86% है। एशिया और अरब देशों में यह 68% के करीब है। और अगर आपको लगता है कि विकसित देशों में ऐसा नहीं है, तो बता दें कि अमेरिका में भी ये 40% तक है। ये सिर्फ किसी एक गरीब देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी वैश्विक वास्तविकता बन चुकी है। तो इस शिफ्ट का जमीनी असर क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है युवाओं का, जिन्हें अपनी पढ़ाई और कौशल निखारने के बजाय महज पेट पालने वाले कामों में धकेल दिया जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार की आय बढ़ाने के लिए बच्चों को समय से पहले बड़ों वाली जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे माहौल में अनौपचारिक या अंडरग्राउंड इकोनॉमी में काम करना एकदम सामान्य बात हो जाती है। और तो और कई बार कागजी पैसों की कीमत खत्म हो जाती है और लोग जरूरत की ठोस वस्तुओं की अदला बदली यानी बार्टर ट्रेडिंग पर उतर आते हैं। ये सारी बातें हमें एक बेहद ही भारी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। जरा सोचिए, जब किसी पूरी की पूरी पीढ़ी से किए गए वादे हवा में उड़ जाते हैं, जब भविष्य की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो उसके बाद उस समाज का क्या होता है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, एंड्योरिंग साइकोलॉजिकल स्कार्स, यानी वो मनोवैज्ञानिक घाव जो लंबे समय तक नहीं भरते। देखिए, इतने बड़े संकट से गुजरने के बाद इंसानी व्यवहार में कुछ बहुत ही बुनियादी बदलाव आते हैं। 1930 की महामंदी और हाल की आर्थिक मंदियों के बाद ये साफ देखा गया है कि लोग घबराहट में खाना जमा करने लगते हैं और किसी भी तरह के कर्ज से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके खर्च करने के तरीके पूरी तरह बदल जाते हैं। वे किसी भी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। यहाँ तक कि घर खरीदना या शादी करना जैसे जीवन के बड़े और अहम फैसले भी अनिश्चित काल के लिए टाल दिए जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक आम मंदी सिर्फ आपके बैंक बैलेंस का इम्तिहान लेती है, लेकिन एक महामंदी एक पूरी पीढ़ी के दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदलकर रख देती है। ये केवल पैसे खत्म होने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा दौर है जो पुरानी मान्यताओं को तोड़कर लोगों को एक दूसरे का सहारा बनने और एकजुटता की ओर ले जाता है। और अब अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल जन्म लेता है। अगर इस नए नॉर्मल का मतलब ही यह है कि अर्थव्यवस्था के पुराने नियम और वादे अब बिल्कुल लागू नहीं होते, तो आने वाली पीढ़ी सफलता और अपने खुद के अस्तित्व को कैसे परिभाषित करेगी? क्या वो पुराने रास्ते पर चलेगी या एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार करेगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।